क्लास 12th बिहार बोर्ड का 9वां चैप्टर का नाम है परगीत और समाज, जिसका लेखक है नामवर सिंह। और यह पाठ जो है ना एक निबंध है। तो इस पाठ में हम लोग जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं एग्जाम में, जैसे आपके लेखक परिचय से आएंगे, सारांश से आएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आएंगे, टोटल हम लोग प्रश्न उत्तर के साथ साथ परिचय सारांश सब कुछ जानते हुए चलेंगे। और यह है क्रैश कोर्स का 9वां दिन, और 9वां दिन हम लोग समाप्त करने वाले हैं परगीत और समाज पाठ। ठीक है, ये हमारे रहने वाले हैं कौन, नामवर सिंह है। और इनका यहाँ पर लेखक परिचय है कि कहाँ से इनका पढ़ाई हुआ है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, इनके माता पिताजी का नाम क्या है, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, कौन कौन सा कृतियां यानी रचनाएं किए हैं। ठीक है, टोटल डिटेल्स इनका जानेंगे। इनका डिटेल्स इसलिए जानेंगे क्योंकि यहां से जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए परगीत और समाज जो है ना इसका लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। और इनका जन्म जो है ना 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है जियनपुर वाराणसी। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाए इनका जन्म स्थान। बात की जाए इनकी माताजी का, तो माताजी का नाम क्या है? बगेश्वरी देवी। और पिताजी के नाम है नागर सिंह, शिक्षक थे। इनके पिताजी क्या थे? एक शिक्षक हो जाएंगे। शिक्षा की बात किया जाए, इन्होंने पढ़ाई कहां कहां से किए हैं, तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने उत्तर प्रदेश से किए हैं। और जो है ना कहते हैं कि शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश के आबाजापुर, ठीक है, आबाजापुर और कमालपुर गांव में किए हैं। हिबेट क्षेत्रीय स्कूल में किए हैं। बनारस जो है ना बनारस से हाई स्कूल, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर किए हैं, बीए किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं? बीए किए हुए हैं। ठीक है, और एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए हुए हैं। तो ये इनका शिक्षा का डिटेल कहां कहां से शिक्षा प्राप्त किए हैं, ये चीज आप जान गए। ठीक है, बात करते हैं सम्मान को, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो 1927 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, कृतिया पर जो है ना, अब इनकी कृतिया कौन कौन सा हो जाएंगे, तो कृतिया है दूसरी परंपरा की खोज। बहुत ज्यादा VVI है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। दूसरी परंपरा की खोज जो है ना किसकी रचना है, तो याद रखना है नामवर सिंह की रचना हो जाएंगे। बात विवाद संवाद, ठीक है, बात विवाद संवाद एज भी हो जाएंगे नामवर सिंह की ही रचना। कहना न होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान। इनका जितने भी रचना है ना आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर आते हैं सारांश, यानी जो परगीत और समाज लिखे हैं ना इनका सारांश है। तो हम लोग सारांश में एक एक चीज जानेंगे कि परगीत और समाज क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें क्या बताना चाहते हैं लेखक हमारे समाज को, क्योंकि कोई कहानी कविता कुछ भी होता है ना वो हमारे समाज को कुछ एक नए जो है ना पर्दा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे समाज में होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, उसी को लेखक जो है ना अपनी रचनाओं के द्वारा उजागर करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, प्रस्तुत निबंध नामवर सिंह पर जो है ना गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल जो है ना पड़ताल करते हैं। कहते हैं जो परगीत और समाज है ना एक्चुअली में जो है ना ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से क्या चीज के लिए, गीत के लिए उजागर करते हैं। ठीक है, कहते हैं कविता संबंधी प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा सकता है, और जो है ना तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। कहते हैं जो हमारे समाज में कविता लिखता है ना उस पर दबाव किस प्रकार से है, और कविता के लेकर के एक माइंड ह्यूमन के यानी आदमी का दिमाग में क्या सोच रहता है, इस चीज को समाज में हमारे देखा जा सकता है। कह रहा है कि क्या है, तीव्रता से मतलब तेजी से क्या हो रहा है, दबाव चल रहा है कविता पे। आगे कहते हैं कि परगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है। कहते हैं जो आज की जमाना है ना परगीत काव्य हमारे समाज के लिए क्या है, एक सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। ठीक है, हमारी सामाजिक व्याख्या के लिए क्या है, कठिन हो चुकी है और सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है। कहते हैं लेकिन परगीत धार्मिक कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। और कहते हैं लेकिन जो कविता लिख रहे हैं ना वो हमारे समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, और होना चाहिए और अधिक होना चाहिए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य है। कहते हैं कि जो क्या है यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य जो सिद्धांत है ना वो भी क्या है, प्रबंध काव्य है।
क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्योंकि जो प्रबंध काव्य रचना होता है ना, प्रबंध काव्य जैसे कविता के ही तरह होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, मानव जीवन के यानी एक जीवन में आदमी क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, उस पूरा चीज को, संपूर्ण चीज को जो है ना एक प्रबंध काव्य में लिखा जाता है, प्रबंध काव्य में रचना किया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि मुक्ति बोध के कविता, नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी जो है ना सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। कहते जो मुक्ति बोध थे ना, उनकी कविता ऐसी कविता थी ना, क्या थी, मुक्ति बोध की जो नए कविता आई ना, उसके अंदर जो है ना क्या है, सामाजिक अर्थवत्ता, जो मतलब समाज में हो रहा है ना उसके अर्थ को बताया गया है। ठीक है, मतलब इनकी कविता जो नई आ रही है ना उसमें अर्थ के बताया गया है, और इसलिए जो है ना क्या है, समाज निरपेक्ष कविता है। विपक्ष और निरपक्ष दोनों अलग अलग होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समाज निरपेक्ष कविता है, या फिर जिसकी जो है ना सामाजिक अर्थवत्ता सीमित है, और जिस कविता का जो है ना क्या है, जो अर्थ है ना वो एक सीमित है। आगे कहते इसलिए जो है ना व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए जो है ना मुक्ति बोध की कविताओं की आवश्यकता है, और यह इसलिए कहते हैं जो हमारे समाज में है ना उसको सिद्धांत के लिए ऐसे व्यक्ति की कविता को क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, नीड है। आगे कहते हैं लेकिन मुक्ति बोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और जो कि कम सार्थक नहीं है। कहते कि ऐसा नहीं कि जो मुक्ति बोध थे ना वो बड़ा ही कविता सिर्फ लिखते थे, वो छोटा भी कविता लिखते थे, और उसके छोटे कविता के अंदर भी क्या था, जान था। वो छोटे कविता के अंदर भी जो है ना मजेदार चीज लिखते थे, और बहुत ही क्या थे, अर्थ वाला चीज था। मतलब अर्थ वाला होता है किसी भी बोल को जो है ना, मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, इस बोलने के पीछे जो है ना कुछ अर्थ होना चाहिए, इसी को कहते हैं अर्थवत्ता कविता। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि मुक्ति बोध का समुच्चा काव्य क्या है, मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में वह कहीं जो है ना नाट्य धर्मी, कहीं नाटकीय जो है ना एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुक्ति बोध में सिर्फ जो है ना अर्थवत्ता ही कविता लिखते थे, उनकी बहुत सारी कविता में जो है ना नाटकीय प्रबंधता होती थी, नाटक वाला चीज होते थे। ठीक है, वो कहते हैं क्या है, नाटक धर्मी कविता भी है, उसके बहुत सारे कविता जो है नाटक एकलाप भी है और नाटकीय प्रगीत भी है। मतलब वो सभी टाइप का कविता लिखते थे, छोट बड़ और सब तरीके के कविता लिखते थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का स्लाइड यहाँ पर आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है ना आत्मपरकता तथा भावमयता मुक्ति बोध का शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कहती है कि जो आत्मपरकता है ना वो मुक्ति बोध की कविता की क्या है, शक्ति है, पावर है। ठीक है, जो कि उसके कविता में क्या है, जान डालता है। ठीक है, उसकी कविता में जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ये चीजें। विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीत का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्य के आधार पर बने हैं। कहते हैं कि जो बहुत सारे कवि है ना उसके कविता जो है ना क्या है, निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य मापदंड पर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत जो है ना मुक्तकों का है। लेकिन जो प्रगीत कविता का इतिहास है ना बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संतों ने पारे गे जो है ना गए काव्य की ही लिखे हैं। कहते हैं कि ये लोग जो थे ना बहुत सारे गे काव्य लिखे थे। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय गीत से ही हुआ है। कहते हैं कि अगर विद्यापति जो थे ना उनको पहला कविताकार बोला जाए, हिंदी का पहला क्या बोला जाए, पहला कवि माना जाए, तो जो कविता का इतिहास है ना, कविता का शुरुआत जो है ना गीत से ही हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले कविता आया फिर गीत आया, पहले गीत आया फिर गीत को ही कविता में ट्रांसफर कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है, और जिसका विकास आगे चलकर क्या हुआ, संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। सामाजिकता पर आधारित काव्य अकेलापन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य जबार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। कहते हैं कि जो कविता है ना क्या है, जो सामाजिक आधारित काव्य अकेलापन के बाद जो है ना अकेलेपन के बाद जो है ना कुछ ऐसे कविता जो आए ना जो लोगों की, जनता की स्थिति के काव्य पर, मतलब जो लोग का स्थिति था ना उस पर लिखने लगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी कविता तो अलग अलग टाइप के आते थे, लेकिन कुछ ऐसे कविता है ना जो लोग का एक्चुअली स्थिति था ना उस पर आने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो है ना काव्य जबार बना, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। मतलब काफी ज्यादा समाज के हमारा क्लोज हो गए, काफी ज्यादा मतलब नजदीक हो गए हमारे समाज के बीच।
ठीक है, आगे है, फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता में हृदयगत स्थितियों का वर्णन करने लगे। और फिर कुछ दिन के बाद जो है ना, जो नया नया कवि सब आया, वो क्या करने लगे, जो कविता है ना, हाँ, यहाँ पर फिर जो है ना हृदयगत स्थिति को वर्णन करने लगे। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अनेक जो है ना, अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से बाहर निकल आए। और उसके बाद जो है ना, बहुत सारे कवि ऐसे भी आए, ठीक है, वो एकदम से जो है ना क्या, हृदय का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आए। ठीक है, हाँ, आगे कहते हैं कि व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। कहते हैं कि जब व्यवस्था बहुत सा चीज आ गया था, मान लीजिए कि धीरे धीरे पहले हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, उसके बाद मशीन वगैरह लगने लगा, मतलब बहुत सारे व्यवस्था हो गया ना, तो बहुत जो नए कवि लोग आए ना, वो बहुत सारा कविता लिख डाली। लेकिन क्या हो गया, ये दौर जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए, अगर एक चीज है ना, उसका ज्यादा महत्व होता है, और बहुत सारा चीज आ जाए ना, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। ये हर चीज में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए, यहाँ पर है हम लोग का कि जो है ना, नए प्रगीतनात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा हुआ। कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ। कहते हैं कि जो नए कविता आना शुरू हुए ना, जो युवा पीढ़ी जो है ना, इसके आने से हुआ। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है ना क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी यथार्थ को सामना करने में कोई हिचक नहीं है। कहते हैं कि आज जो हमारे समाज में कवि है ना, जो हमारे समाज में कवि है, पोएट है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना झांकने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, वो हिचकते भी नहीं है झांकने के लिए। कहते हैं कि उसकी नजर छोटी छोटी स्थिति, वस्तु आदि पर है। कहते हैं उनकी नजर जो है ना छोटा छोटा चीज पर भी है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्द में बांध लेने का उत्साह भी है। और हमारे समाज में जो है ना, आज की कवि जो है ना, उसको छोटा छोटा नजर हर चीज पे है, और उसी छोटा छोटा नजर के जो शब्द है ना, उसको पकड़ के बांध करके एक कविता बना दिया जाता है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने की उत्साह भी है। कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने का कोशिश कर रहा है। मतलब जो कवि है ना, वो समाज के बीच क्या है, रिश्ते को बनाने का, रिश्ते को जो है ना, रिलेशन बॉन्ड को मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। लेकिन जो यह रोमांटिक गीत है ना, इसको बढ़ाने की प्रयास नहीं है। ठीक है, ये जो है ना सिर्फ समाज को ही ऊपर उठाया जा सकता है। अपूति इन कविता से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो है ना, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है। कहते हैं कि इन कविता जो अभी समाज में आ रहे हैं ना, इस कविता से यह कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यह कंफर्म हो जाता है कि जो अति कथन है ना, वो क्या है, मित कथन से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। कहते हैं कि कभी कभी ठंड स्वर जो है ना, कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म भी होता है। यह नए ढंग की प्रगीत के उभार का संकेत है। और कहते हैं कभी कभी ठंडा जो मतलब एकदम लो आवाज है ना, ठंडा स्वर है ना, उसका जो है ना प्रभाव गर्म स्वर से भी क्या होता है। यह नए ढंग की प्रगीत का उभार है। तो ये हमारे रहा क्या चीज, तो प्रगीत और समाज, नामवर सिंह द्वारा लिखित निबंध का पूरा निचोड़। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं वन एजुकेशन पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक आप कर लीजिएगा। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं 8 चैप्टर, जैसे बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख एक पत्र, ओ सदा नीरा और सिपाही की मां, तो वो सभी का लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप में पिन किया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो मतलब आचार्य क्या है, रामचंद्र शुक्ल थे ना, उसका काव्य का आदर्श क्या थे, मतलब आइडियल क्या थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक जो है ना पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य जीवन के संपूर्ण पक्ष को प्रकाशित करता है। कहते हैं कि जो प्रबंध काव्य है ना, उसमें एक मानव के जीवन के पूरा चीज के बारे में बताया गया रहता है। ठीक, कहते हैं कि उनके पूरा जीवन को, संपूर्ण पक्ष को प्रकाशित किया जाता है। मतलब जो खराब पक्ष है उसको भी, अच्छा पक्ष उसमें भी, मतलब दोनों चीज को बताया जाता है। आचार्य शुक्ल को यह इसलिए जो है ना परिसीमित लगा, क्योंकि वह गीत काव्य थे। जो है ना आधुनिक का इस शिकायत से भी थी। हाँ, आधुनिक से इसे शिकायत भी थी। इसका कारण था कि कला की पुकार, जिसके फलस्वरूप यूरोप में प्रगीत मुतकों को जो है ना लिरिक्स का ही चलन जो है ना अधिक देखकर यह कहा
यह कहा जाने लगा कि अब यहाँ भी उसी का जमाना आ गया है। कहते हैं कि जो है ना पहले मतलब गीत नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले कविता वगैरह था, फिर गीत से कविता बनने लगा, और जो मतलब दूसरा थे ना, मतलब यूको वगैरह थे, ठीक है, तो वहां पर क्या था, लिरिक्स चलता था, मतलब जो लिखा हुआ था ना उसको लिरिक्स चलता था, बोल करके स्पीड में बताया जाता था, ठीक है। तो उसी को जो है ना यहाँ पर क्या करने लगा, जो है ना अधिक देख करके चलन होने लगा, और यहाँ भी जमाना आ गया उसी चीज का, ठीक है। इस तर्क के पक्ष में यह कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है, और जब लिरिक्स आने लगा ना लंबा लंबा, ठीक है, तो कहते हैं कि अब इतना बड़ा कविता किसी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ठीक है। जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता था। ऐसी धारण बन गई कि जो है ना, ऐसी धारणा बन गई कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर क्या होने लगा, जुटाकर जो है ना सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे परगित मुतकों में ही संभव है। कहते हैं कि जो क्या होने लगा, जो ऐसे कविताएं होने लगा जो छोटे छोटे चीज को जोड़ जोड़ करके एक शब्द बना करके और उसे कविता बनाने लगा, ठीक है। और ये जो है ना किसमें संभव है, तो यह जो है ना छोटे छोटे परगित मुतकों में ही संभव है, जो छोटा छोटा गीत बनाते हैं उसी को, ठीक है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद हो गई, ठीक है। और यही जो है ना कारण था कि जो है ना ज्यों ही प्रसाद की कमयानी, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, जो है ना पंसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यान काव्य की सामने आए, तो क्या हो गया, आचार्य संतोष व्यक्त हो गए, ठीक है। आचार्य जो है ना आचार्य शुल्क के संतोष व्यक्त हो गए। कहते हैं कि जब बहुत सारे लेखक आए ना, तो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग कविता लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, जिसके वजह से जो है ना कविता में जान आना खत्म हो गया, ठीक है। पहले कविता सामाजिक मुद्दों पर लिखा जाता था, एक मानव के संपूर्ण जीवन पे, उसके शुरुआत कैसे होता है, वो क्या क्या कठिनाइयां सहते थे, ये टोटल चीज के बारे में लिखा करता था। लेकिन जैसे जैसे नया कला आने लगा, लिरिक्स बड़ा बड़ा होने लगा, वो टाइम खत्म हो गया सबको उतना बड़ा पढ़ने का, फिर छोटा छोटा कविता आने लगा, और छोटा कविता में ज्यादा जान डालना पॉसिबल नहीं था, मतलब ज्यादा बढ़िया चीज लिखना जरूरत नहीं था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो है ना धीरे धीरे जान कविता में आना खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है, कहते हैं कि परगीत को आप किस रूप से परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। तो कहते हैं कि अपनी जो है ना व्यक्तित्व क्या है, यानी व्यक्तिगतता और आत्मपरकता के कारण ही लिरिक अथवा परगीत काव्य की कोटि में जो है ना आती है। परगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है और न उसकी अपेक्षा की जाती है। कहते हैं कि जो परगीत काव्य की कोटि है ना, वो हमारी सामाजिक के लिए ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसकी जो है ना परगीत धर्मी कविताएं न सामाजिक यथार्थ की क्या है, व्यक्तिगत के लिए है, अभिव्यक्ति के लिए है, ठीक है, पर्याप्त समझी नहीं जाती है। आगे कहते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में गीति, ठीक है, गीति और मुक्ता के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही परगीत जो है ना संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि जो आधुनिक हिंदी है ना, ठीक है, क्या है, आधुनिक हिंदी है ना, उसके मुक्तकों जो है ना, मुक्तों को क्या है, मिश्रण से नूतन जो है ना क्या होता है, भाव भूमि जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही परगीत की संज्ञा दी जाती है। समझे, सामान्य जो है ना सामान्य समझ के अनुसार, ठीक है, सामान्य समझ के अनुसार परगीत धर्मी कविताएं नितांत व्यक्तिकर, ठीक है, वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह सामान्य धारण है। इसके विपरीत अब कुछ लोग द्वारा यह भी कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ जो है ना क्या हो, जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने किसी की फुर्सत नहीं है, अर्थात नहीं है। मतलब कहते हैं कि अब जो है ना बड़ा बड़ा कविता आने लगा जिसमें पढ़ने का फुर्सत नहीं है, और उसी तरीके से जो है ना हमारे परगीत धर्मी जो कविता थे ना, जो हमारे परगीत के लिए बनते थे, मतलब जिससे गीत बनता था, वो तो कविता सिंपल बात है, जब गाना कोई चीज को बनेगा तो वो तो बड़ा कविता होगा ही होगा, लेकिन उतना लोग के पास है नहीं कि हाँ कविता को गीत बना करके पढ़े, ठीक है। पहले मतलब कोई कविता होता था ना, मान लीजिए कविता है तो इसको पूरा गीत की तरह लोग पढ़ते थे, बड़ा बड़ा कविता था उसको गीत की तरह पढ़ते थे, लेकिन आज जो चलन खत्म हो गया है, छोटा कविता को आप गीत की तरह कैसे पढ़िएगा, है ना, तो ये चीजें होने लगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आते हैं, कहते हैं कि वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है, आत्म परक कवित जो है ना परगीत और नाट्य धर्मी कविता की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है। कहते हैं कि वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताएं पारे लंबी होती है, जो वस्तु क्या होती है ना, यहाँ पर वस्तु परक जो कविता होती है ना नाट्य धर्मी कविता, वो लंबी होती है, ठीक है, उनमें जीवन की किसी समस्या अथवा घटना की विस्तृत चित्रण रहता है, यह वस्तुनिष्ठ होती है, समाज निरपेक्ष होती है,
कहते कि उसमें जो है ना हमारे जीवन किसी समस्याओं को, ठीक है, किसी समस्या अथवा घटना की विस्तृत चित्रण रहता है। मतलब हमारे जीवन में मान लीजिए कि आप बचपन में भूत वगैरह देखे होंगे, तो उसको पूरा जो है ना एक्सप्लेन किया रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि यह वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब इसमें वस्तु का नहीं होता है, ठीक है। इसमें निरपेक्ष होता है, यानी समाज से निरपेक्ष होता है, समाज से अलग होता है, ठीक है। आत्मपरक कविता जो है ना, आत्मपरक प्रगीत व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। मुक्तिबोध के अधिकांश प्रगीत लंबे तथा आत्मनिष्ठ होते थे। जो है ना यहाँ पर कहते हैं ट्यूटोरिंग सर्विस मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक था। रचना विन्यास से कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी थे, कहीं जो है ना नाटकीय एकलाप और कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत है। इस प्रकार नाट्य धर्मी आत्मपरक कविता पूर्ण रूप से भिन्न थे। मतलब जो कहते हैं कि नाट्य धर्मी जो है ना कविता थे ना, प्रगीत थे ना, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ नाट्य धर्मी जो थे ना, वो क्या थे, पूरा हमारे समाज से अलग थे। इसमें जो है ना किसी व्यक्ति की एक घटना के बारे में बताया जाता था। तो इस प्रकार के कविता था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो है ना लेखक परिचय बता दिया, सारांश बता दिया और आपको प्रश्न उत्तर बता दिए। ऐसा कोई प्रश्न है जो हम आपको नहीं बताएं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इससे पहले वाला 8 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आगे हम आपको पूरा क्रैश कोर्स समाप्त कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।